आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के प्रकारों के बारे में। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कोर या कोर की बनावट के आधार पर ट्रांसफार्मरों के प्रकार। कोर की बनावट के अनुसार ट्रांसफार्मरों के प्रकार। ध्यान रखना। और भी कई भागों में बांट देते हैं हम लोग। वोल्टेज परिवर्तन के आधार पर ट्रांसफार्मरों के प्रकार, या फिर वाइंडिंग्स के आधार पर ट्रांसफार्मरों के प्रकार, लोड के आधार पर ट्रांसफार्मरों के प्रकार। लाइटिंग लोड ट्रांसफार्मर होता है, पावर लोड ट्रांसफार्मर होता है। वाइंडिंग्स के आधार पर कैसे, स्टार डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन, स्टार टू स्टार कनेक्शन, कैनी, और किस तरह के हमारे स्कॉट कनेक्शन, टर्सरी कनेक्शन, इस तरह से हमारे कई प्रकार के ट्रांसफार्मर। एक और होता है, एक तो होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, एक होता है नॉन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। पढ़ा होगा आप लोगों ने। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, कोर टाइप या सेल टाइप या वेरी टाइप ट्रांसफार्मर जो आप पढ़ोगे वो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनकी दोनों वाइंडिंग आइसोलेशन द्वारा पृथक रहती हैं या इंसुलेशन द्वारा क्या रहती है, पृथक रहती हैं। जबकि नॉन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कौन से कहलाते हैं, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कोई आइसोलेशन नहीं होता है, ये कोई इंसुलेशन नहीं होता। प्राइमरी और सेकेंडरी हमेशा ध्यान रखो एक विद्युत परिपथ के द्वारा जुड़ी रहती है, क्या नहीं जुड़ी रहती। ऑटो ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो हम लोग, तो ध्यान रखना अलग अलग भागों में ट्रांसफार्मर्स को बांटा गया है। अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से ट्रांसफार्मर को बांटा गया है। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं आपके सामने, वो क्या है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर के या कोर के आधार पर ट्रांसफार्मरों के प्रकार। पहला है यहाँ पर आप लोगों के सामने आएगा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। क्या, कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर इधर समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी जो होती है सिलिकॉन स्टील की बनी हुई एक आयरन कोर के ऊपर लिपटी रहती है। किसके ऊपर लिपटी रहती है, सिलिकॉन स्टील की बनी हुई एक आयरन कोर के ऊपर लिपटी रहती है। यहाँ पर जो कोर का निर्माण किया जाता है उसके अंदर ध्यान रखना किस किस प्रकार की लैमिनेशन का प्रयोग किया जाएगा वो आप लोगों को यहाँ पर आकार से ही पता लग जाएगा। यहाँ पर एल बन रहा है, एल टाइप लैमिनेशन यूज की जाएगी, या सी टाइप लैमिनेशन यूज की जाएगी, या आई प्रकार की लैमिनेशन यूज की जाएगी, या वर्गाकार लैमिनेशन यूज की जाएगी नहीं की जाएगी। इनकी ये क्या है, लैमिनेशनों का आकार। जो जो आकार इसके अंदर बन सकता है वही आकार लैमिनेशन के लिए हम लोग यूज ले सकते हैं। इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो एक लिम्ब पर बंधी रहती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो रहती है वो क्या होती है, दूसरे लिम्ब पर बंधी रहती है। इसे बोला जाता है लिम्ब। क्या बोला जाता है इसे, लिम्ब। आपसे पूछेंगे लिम्ब किसे कहते हैं। लिम्ब ट्रांसफार्मर का वह भाग होता है जहां पर वाइंडिंग्स को बांधा जाता है, जहां पर वाइंडिंग स्थापित की जाती है, उस भाग को हम कहते हैं लिम्ब। क्या कहते हैं, लिम्ब। ध्यान रखना इस चीज का। लिम्ब जो होता है बेसिकली सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का ही बना रहता है, लेकिन इसमें एक और यूज करते हैं हम लोग, क्या, एक इंसुलेटेड कॉरिडोर जिसे बोला जाता है। इंसुलेटेड कॉरिडोर जैसे एमसीएमआर कहते हैं, एमसीएमआर। उसके अंदर सिलिकॉन की जो मात्रा होती है वो कुछ बाकी के इससे थोड़ी क्या रखी जाती है, ज़्यादा रखी जाती है, ताकि, लेकिन 5% से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 5% से ज़्यादा नहीं रखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि 5% से ज़्यादा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, भंगुर होता है। तो इस भाग के अंदर सिलिकॉन की मात्रा थोड़ी सी हम क्या कर देते हैं, ज़्यादा रख देते हैं, हैवी रख देते हैं, ताकि क्या हो जाए इसका हिस्टेरिस, क्योंकि फ्लक्स का सबसे ज़्यादा मात्रा यहीं रहेगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका हिस्टेरिसिस गुणांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ पर हमारी जो वाइंडिंग्स है वो इस प्रकार से बंधी रहेंगी, ध्यान रखना। बाकी का बनी सबकी क्या रहती है, ये सिलिकॉन स्टील की ही बनी रहती है, ध्यान रखना। इस तरह से प्राइमरी वाइंडिंग बांध देते हैं, इसे बोला जाता है क्या, लिम्ब। क्या बोला जाता है, लिम्ब। इसी तरह से
इधर की साइड होता है, यहाँ पर कौन सी वाइंडिंग बांधी जाती है? सेकेंडरी वाइंडिंग बांधी जाती है। कौन सी वाइंडिंग बांधी जाती है? सेकेंडरी वाइंडिंग बांधी जाती है। आमने कोर टाइप की बात कर रहा हूँ सिर्फ में, सेल टाइप में अलग होता है। इस तरह से सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग इसके ऊपर बांध देते हैं। अब आप यहां पर क्या देखोगे, फ्लक्स के कितने मार्ग होते हैं? सिर्फ फ्लक्स का कितना मार्ग होगा? एक। यहां पर जैसे ही एसी देंगे हम लोग, एसी देने से यहां पर जैसे ही हम लोगों ने एसी दी, यहां पर एसी देने से इसके अंदर जो फ्लक्स जनरेट होगा वो फ्लक्स इस कोर के द्वारा कहा जाएगा सेकेंडरी के अंदर लिंक हो जाएगा इस तरीके से, क्या नहीं? तो फ्लक्स के मार्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। यहां पर हम लोगों को क्या मिलेगा? आउटपुट। और वो भी कैसा मिलेगा? एसी ही मिलेगा, ध्यान रखना है। यहां पर मान के चलो इसके अंदर N1 टर्न है और इसके अंदर क्या है? N2 टर्न है। यहाँ पर हम लोगों का EMF E1 डेवलप हुआ और यहाँ पर क्या हुआ? E2। यहाँ पर हम लोगों ने करंट दी I1, यहाँ पर करंट हम लोगों को मिली क्या? I2। यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला? टर्मिनल वोल्टेज। क्या प्राप्त हुआ? टर्मिनल वोल्टेज। वो लोड पर हम लोगों को जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कहने का मतलब फ्लक्स पाथ कितना हुआ? फ्लक्स पाथ कितना हुआ? 1 फ्लक्स पाथ हुआ। इसके अंदर कितना हुआ? 1 फ्लक्स पाथ हुआ। और ध्यान रखना ये आयरन की जो कोर है यहाँ पर जो बनी हुई है वो यहाँ पर किसी और लिंब से घिरी हुई नहीं है, और यहाँ की भी आयरन कोर किसी अन्य लिंब से घिरी हुई नहीं है। ये भी आयरन कोर का भाग करेंगे तो ये भी किसी उससे, तो इसके अंदर जो फ्लक्स लीकेज होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। फ्लक्स लीकेज जो होगा, फ्लक्स क्षरण जैसे कहते हैं, क्षरण का मतलब लीकेज, फ्लक्स का लीकेज होता है वो ज़्यादा होता है। और फ्लक्स लीकेज ज़्यादा हो जाएगा तो ध्यान रखना यहाँ का फ्लक्स इस बाइंडिंग तक पूरा कंप्लीटली नहीं पहुँच पाता है या कम फ्लक्स पहुँच पाता है। जब लीकेज हो जाएगा तो कहाँ से पहुँचेगा? जब फ्लक्स लीकेज कम होगा तो ज़्यादा पहुँच पाएगा, सिंपल सी बात है। तो फ्लक्स लीकेज ज़्यादा होने की वजह से इसकी इफिशियंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लॉसेज ज़्यादा होते हैं। कौन से लॉसेज? आयरन लॉसेज। कौन से? आयरन लॉसेज ज़्यादा होते हैं। आयरन लॉसेज क्यों ज़्यादा होंगे? फ्लक्स क्योंकि आयरन लॉसेज को ही हम कहते हैं मैग्नेट लॉसेज। क्या कहते हैं? मैग्नेट लॉसेज। ध्यान रखना, मैग्नेट लॉसेज का मतलब होता है चुंबकीय हानियां। मैग्नेट लॉसेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? चुंबकीय हानियां। ध्यान रखना, चुंबकीय हानियां मतलब चुंबक द्वारा जब एनर्जी इलेक्ट्रिकल रूप से मैग्नेट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जब मैग्नेट एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद जितने भी लॉसेज होते हैं, चाहे वो मैग्नेट एनर्जी के लॉसेज हों, चाहे वो हिस्टेरिक लॉसेज के रूप में हुए हों, चाहे वो एडी करंट लॉसेज के रूप में हुए हों। एडी करंट लॉसेज मतलब भंवरधारा हानियों के रूप में हुए हों, चाहे वो हिस्टेरिक लॉसेज अर्थात शैथिल हानियों के रूप में हुए हों। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो लॉसेज किसके अंतर्गत आते हैं? लो हानि या आयरन लॉसेज, या उन्हें और क्या कहा जाता है? मैग्नेट लॉसेज। जिन लॉसेज का मान नो लोड से फुल लोड तक फिक्स रहता है, बशर्ते कांस्टेंट रहे हमारा सप्लाई वोल्टेज। बशर्ते ये भी ध्यान रखना, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज तो कांस्टेंट ही रहता है। अगर लोड, हम लोग लोड को वेरी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट रहता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर आयरन लॉसेज और कॉपर आयरन लॉसेज का मान हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, मतलब स्थिर बना रहता है। समझ रहे? इसके अंदर फ्लक्स क्षरण ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर जो लॉसेज होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लक्स के ज़्यादा होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब लॉसेज ज़्यादा होगा तो आउटपुट कम हो जाएगा, और आउटपुट कम हो जाएगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या नहीं? लॉसेज अगर ज़्यादा होंगे तो आउटपुट कम मिलेगा, और तो एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट बटे इनपुट। जब आउटपुट कम होगा तो अपने आप ही एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाएगी, दक्षता हो जाएगी। इनकी दक्षता थोड़ी कम होती है कंपेयर टू सेल टाइप या वेरी टाइप ट्रांसफार्मर। कंपेयर टू सेल टाइप या वेरी टाइप, मतलब सेल टाइप और वेरी टाइप ट्रांसफार्मरों से इसकी तुलना की जाए तो इसकी दक्षता क्या होती है? कम होती है। कितनी होती है? अब बात यहाँ पर आती है, कितनी होती है? ये बात आती है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है।
ध्यान रखना, किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 90% से कम तो होगी नहीं। पहली बात तो किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 90% से कम नहीं होती है। फिर भी हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो आपने पिछली बार पढ़ा है और पहले कल लिखाया भी है 95 to 98%। वो एवरेज एफिशिएंसी होती है। क्या होती है? एवरेज एफिशिएंसी। और वो एफिशिएंसी हमेशा फुल लोड पर मेजर की जाती है। किस पर मेजर की जाती है? फुल लोड पर। ऐसा नहीं है कि एफिशिएंसी 90 से कम नहीं होगी, होगी, लेकिन वो कब होगी? जब ट्रांसफार्मर मिनिमम लोड पर होगा। क्यों होती है? क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर आयरन लॉसेज तो चाहे लोड डालूं या नहीं लोड, एक सिंपल सी बात करूं मैं, एक सिंपल सी अगर बात करता हूं मैं, आप लोग कोई भी काम नहीं करते हो, दिन भर सोते हो तो भी 2 रोटी खाते हो, हैं? आउटपुट क्या निकला? 0। और आप एक फुल एफिशिएंसी से काम करते हो, फुल क्षमता के साथ वर्क करते हो, तो आप 4 रोटी खाते हो। आउटपुट क्या निकला? मैक्सिमम निकला। लेकिन आपने क्या किया? आधी एफिशिएंसी या आधी क्षमता के साथ काम किया, तो आपने 3 रोटी खा ली। तो एक एक्स काम को करने के लिए अगर एक्स काम को आप लोग पूरी क्षमता के से वर्क करते हो, पूरी क्षमता से वर्क करते हो, तो एक दिन में कर देते हो कितनी रोटी के अंदर? 4 रोटी के अंदर। लेकिन आपने क्या किया? आधा काम आज किया और आधा काम कल किया आपने, तो आधा काम करने के कारण आपने 3 रोटी यहां खाई, 3 रोटी यहां खाई, जब 4 रोटी में काम चल रहा था वहां कितनी रोटी खाई आपने? 6 रोटी। क्योंकि आपके जो 2 रोटी फिक्स थी, जिसको तो खाना ही है चाहे काम करो या ना करो, वो क्या है? हमारे आयरन लॉसेज क्या है? वो तो फिक्स है, वो तो कांस्टेंट रहेंगे, वो तो आप करो चाहे मत करो। अब बताओ, दक्षता यहां पर ज्यादा होगी या दक्षता यहां पर ज्यादा होगी? दक्षता तो यहीं पे ज्यादा होगी। आपने इनपुट लिया है इतना और काम कर दिया पूरा, यहां पर जबकि इनपुट लिया है 6 रोटी और काम उतना ही किया है, क्या नहीं? तो दक्षता हमेशा कब ज्यादा होती है? फुल लोड पर। कब होती है? कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन की अगर बात की जाए या कोई भी मशीन की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल मशीन की ही बात नहीं करूं, कोई भी मशीन जब फुल लोड पर वर्क करती है तभी उसकी इफिशियंसी, क्योंकि आयरन लॉसेज तो जो होते हैं या कुछ लॉसेज हमेशा ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, वो तो होंगे ही होंगे, चाहे लोड कनेक्ट किया जाए चाहे लोड कनेक्ट नहीं किया जाए। तो ये 95 to 98% जो एफिशिएंसी की बात आती है दोस्तों, ये हमेशा फुल लोड पर आती है। किस पर आती है? फुल लोड पर आती है। ध्यान रखना, जैसे ही लोड कम करते हैं एफिशिएंसी कम होती जाती है। अगर हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की बात करते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की बात करते हैं कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की बात करोगे तो लिखोगे 92% से 94%। कितनी? 92 से 94% हमारी इसकी क्या होती है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है। 94 नहीं 95। कितनी? 95% रहती है। कोर 92 से 95% तक एफिशिएंसी होती है हमारी कोर टाइप। बाकी के लॉसेज ज़्यादा नहीं होते, पर फ्लक्स लीकेज ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? ये एफिशिएंसी में जो फर्क आया, डिफरेंस आया, वो किसके कारण हुआ? फ्लक्स लीकेज। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसके साइड में ये कोर और बना देता तो जो फ्लक्स इससे लीकेज होता उससे लिंक हो जाता, या इससे लिंक होता तो वो इससे लिंक हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो वातावरण में एयर गैप, यहाँ पर एयर के से ज़्यादा टच कर रहा है, तो एयर में ज़्यादा लीकेज हो जाता है हमारा, या फिर बाहर की तरफ लीकेज ज़्यादा हो जाता है हमारा क्या? कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लक्स। तो आप क्या कहोगे? इसमें फ्लक्स का सिर्फ एक मार्ग होता है, दूसरा कहोगे इसके अंदर फ्लक्स घनत्व ज्यादा होगा या नहीं होगा? क्योंकि एक तो टोटल फ्लक्स एक ही मार्ग से जाए और एक डिफरेंट 2 मार्गों से डिवाइड हो जाए। मैं कहता हूं आप इस रूम के अंदर मान के चलो 10 बच्चे बैठे हुए हो कि सिर्फ एक ही दरवाजे से निकलो और 1-2 दरवाजों से आप लोग निकलोगे तो डिवाइड हो जाओगे ना, क्या नहीं? फ्लक्स घनत्व क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है। और अधिक होगा तो नुकसान होने का खतरा क्या रहेगा? ज्यादा होता है।
तीसरी बात करेंगे कि इसके अंदर फ्लक्स लीकेज ज़्यादा होता है, इसके अंदर फ्लक्स लीकेज अधिक होता है। अब जब अधिक होगा तो दक्षता क्या होगी, इसकी दक्षता कम होती है, इसकी दक्षता क्या होती है, कम होती है अन्य ट्रांसफार्मरों की तुलना में कितनी रहती है, 92 to 95। अब सबसे जो मेन चीज आती है वो कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, समझ रहे हैं? इसका यूज कहाँ करते हैं, हाई वोल्टेज एंड लो आउटपुट के लिए करते हैं, लिए किया जाता है। ध्यान रखना इस चीज का, किया जाता है, ध्यान रखना। समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें दोनों वाइंडिंग आमने सामने के लिंब पर बनी रहती है, आमने सामने के लिंब पर बंधी रहती हैं, ध्यान रखना। ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ और चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंगों के मध्य रेजिस्टेंस का मान कितना रहता है, तो कितना रहता है, अनंत। ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग्स के बीच रेजिस्टेंस क्या रहेगा, अनंत रख। आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर होता है बेसिकली अनंत, तो कुछ होता ही नहीं, अनंत तो कुछ होता ही नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन आप लोग जो जवाब देंगे वो क्या देंगे कि अनंत होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? वास्तविकता में अनंत कुछ होता ही नहीं। और क्या, ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंगों के मध्य में हमारा क्या कहते हैं, प्रतिष्ठित, जिसे रिलक्टेंस कहते हैं, वो कितना होता है, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। लेकिन शून्य नहीं होता, लेकिन आपको जवाब क्या देना है, शून्य। समझ रहे मेरी बात? या फिर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में रेजिस्टेंस हाई और रिएक्टेंस कम। रिएक्टेंस क्या, रिएक्टेंस अलग होता है, रिलक्टेंस अलग होता है, रिएक्टेंस अलग होता है, रिलक्टेंस अलग होता है। रिलक्टेंस मतलब प्रतिष्ठित किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उसमें प्रवाहित होने वाले फ्लक्स का विरोध करे। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस धारा का विरोध करता है, किसका विरोध करता है, उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथ के अंदर रिलक्टेंस होता है जो किसका विरोध करता है, फ्लक्स का विरोध करता है। अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस होता है B/I। इसी तरह से रिलक्टेंस की जब बात करेंगे तो वो होगा हमारा MMF/ फ्लक्स। रिलक्टेंस का मात्रक क्या होता है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ध्यान रखना इस चीज का, जिसके बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेट आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसके अंदर डिटेल्स में पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ा देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो रिलक्टेंस का मात्रक क्या होता है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर, जो फ्लक्स का विरोध करता है। किसका विरोध करता है, फ्लक्स का विरोध करता है। ध्यान रखना इस चीज का, समझ गए? इसके बारे में लिखोगे, पहला लिखोगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, उसके अंदर सब पहला लिखेंगे हम लोग कोर टाइप ट्रांसफार्मर। क्या, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, हेडिंग डालोगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो यह है ट्रांसफार्मर, यह है ट्रांसफार्मर सामान्य तौर पर
हाई वोल्टेज और निम्न आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। इसमें सामान्य तौर पर दोनों वाइंडिंग आमने सामने के लिंब पर बंधी रहती हैं, लिंब पर बंधी रहती हैं। इसमें फ्लक्स के मार्ग एक होता है, इसलिए टोटल फ्लक्स एक मार्ग से जाने के कारण फ्लक्स लीकेज अधिक होगा। जिससे दक्षता कम हो जाएगी। दक्षता कम हो जाएगी। इसकी दक्षता लगभग 92 से 95% होती है। इसकी कोर की बनावट के लिए कोर की बनावट के लिए 3% सिलिकॉन, 3% सिलिकॉन और 97% आयरन का प्रयोग किया जाता है। 97% आयरन का प्रयोग किया जाता है।
ट्रांसफार्मर में जिस भाग पर बाइंडिंग बंधी रहती है जिस भाग पर बाइंडिंग बंधी रहती है उसे लिम्ब कहा जाता है। लिम्ब कहा जाता है। इसमें टोटल फ्लक्स की मात्रा, यहाँ पर जो फाई जनरेट होगा, क्या फाई जो जनरेट होगा, यहाँ पर जो फ्लक्स लीकेज होगा उसको फाई एल द्वारा दर्शा सकते हैं, और यहाँ पर जो फ्लक्स पहुँचेगा उसे फाई यू द्वारा दर्शाते हैं, मतलब यूटिलाइज फ्लक्स, उपयोगी फ्लक्स हैं। इसे कहेंगे लीकेज फ्लक्स। क्या कहेंगे? लीकेज फ्लक्स। इसे कहेंगे यूटिलाइज फ्लक्स या उपयोगी फ्लक्स। उपयोगी फ्लक्स। तो ध्यान रखना, टोटल जो फ्लक्स की मात्रा होगी, वो क्या होगी, जिसे फिर फाई मैक्सिमम कह सकते हैं, वो कितनी होगी? यूटिलाइज फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स। कितनी होगी? यूटिलाइज फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स। एल मतलब लीकेज फ्लक्स, यू मतलब यूटिलाइज मतलब उपयोगी फ्लक्स। समझ रहे मेरी बात? अरे उपयोग में लिया या उपयोग में आया, कुछ फ्लक्स लीकेज हो गया, तो उन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स के बराबर हो जाएगा, जो हमारा प्राइमरी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। समझ रहे मेरी बात? बाकी का आप बना सकते हो। टोटल फ्लक्स की मात्रा जो होती है दोनों फ्लक्सों के योग के बराबर होती है। ऐसा थोड़ी है कि फ्लक्स फिक्स होता है कि 2 वेबर है 3 वेबर है, ऐसा नहीं होता। वो तो सप्लाई वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। जल्दी से उतार लो।
उस हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम लोग सेल टाइप ट्रांसफार्मर की। किसकी? सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। कोर टाइप में तो कितने होते हैं फ्लक्स के? एक ही मार्ग होता है। सेल टाइप में क्या होगा इधर समझिएगा। सेल टाइप की अगर बात करें हम लोग तो सेल टाइप क्या होता है? ट्रांसफार्मर। यहां पर क्या होता है कि इस तरह से ट्रांसफार्मर के अंदर 3 लिम्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 लिम्ब। और ध्यान रखना बाइंडिंग्स जो होती है वो सिर्फ मध्य वाले लिम्ब पर बंधी रहती है। किस पर बंधी रहती है? मध्य वाले लिम्ब पर बंधी रहती है। ये मध्य वाला जो लिम्ब होता है वो कितना वॉल्यूम का रहेगा? कम से कम 1.5 गुना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुना। ध्यान रखना इस चीज़ का। इसका वॉल्यूम जो होता है बीच वाले लिम्ब का जो वॉल्यूम होता है 1.5 से 2 गुना वॉल्यूम होता है। कितना होता है? 1.5 से 2 गुना वॉल्यूम होता है। 1.5 टाइम्स से 2 टाइम्स किसका? साइड वाले लिम्ब का। समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखो यहाँ पर जब प्राइमरी और सेकेंडरी जो होती है वो एक के ऊपर एक बंधी रहती है और उन्हें क्या रखा जाता है? इंसुलेटेड रखा जाता है। क्या रखा जाता है? दोनों बाइंडिंगों को इंसुलेटेड रखा जाता है। एक के ऊपर कैसी बंधी रहती है? वो यहाँ पर मैं अलग अलग बांधूंगा। यहाँ पर बेसिकली ऐसा नहीं होता। पहले बाइंडिंग हम लोग करते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग करते हैं, देन उसके आफ्टर ऑल कौन सी करते हैं? सेकेंडरी बाइंडिंग की जाती है। लेकिन मैं इस तरह से बना देता हूँ इसको। ये हम लोगों ने प्राइमरी बाइंडिंग, अलग अलग शो करने के लिए मैं अलग अलग बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या की? सेकेंडरी बाइंडिंग। ऐसा नहीं होता है, पूरे पर प्राइमरी बाइंडिंग बनी रहती है, देन इंसुलेशन होता है, देन उसके बाद क्या रहती है? उसके ऊपर सेकेंडरी बाइंडिंग रहती है। समझ रहे हैं मेरी बात? लेयर्ड रहती है। और ये हम लोगों ने क्या बना दी? सिर्फ समझने के लिए उसको बना रहे हैं हम लोग। क्या रखें? सेकेंडरी बाइंडिंग। यहां से हमने क्या दी? इनपुट एसी दी। जैसी एसी दी इसके अंदर क्या डेवलप हुआ? एसी फ्लक्स जनरेट हुआ। अब फ्लक्स देखो यहाँ पर 2 मार्ग है तो फ्लक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा? 2 पार्ट्स में। हमारा आधा फ्लक्स तो इधर से किधर मूव करने लगेगा? इधर मूव करेगा। क्या नहीं हो गया? नहीं। और दूसरा जो हमारा फ्लक्स है वो इधर से, अर्थात फ्लक्स के मार्गों की संख्या कितनी होगी? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि फ्लक्स के मार्गों की संख्या क्या होगी? 2 हो जाएगी। क्या नहीं हो जाएगी? जबकि कोर टाइप में कितना था? एक ही फ्लक्स का मार्ग था। तो यहां पर फ्लक्स पाथ फर्स्ट और फ्लक्स पाथ सेकंड ठीक है। यहां पर इसके अंदर जो फ्लक्स जनरेट होगा ये कोर या ये लिम्ब अन्य 2 लिम्बों से घिरा हुआ है। क्या नहीं? फ्लक्स अगर बाहर लीकेज हो रहा है और अन्य 2 लिम्बों से उसको घेर लिया तो फ्लक्स लीकेज का मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ध्यान रखना, सिंपल सी बात है कि इस साइड में भी अगर कोई सिलिकॉन, स्टील या आयरन के बने हुए 2 लिम्ब रहेंगे तो फ्लक्स को लीकेज नहीं होने देंगे।
यहाँ पर लीकेज फ्लक्स जो होगा वो कम होगा बजाय किसकी, कोर टाइप के। जब फ्लक्स लीकेज कम होगा तो सेकेंडरी से भी फ्लक्स ज्यादा लीक होगा। उसका दूसरा भी रीजन है, दोनों पृथक पृथक होती है कोर टाइप में, पृथक, एक दूर दूर रखी हुई है, दूसरी दूर रखी हुई है। प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी तक पहुंचने में समय लगता है, थोड़ा सा डिस्टेंस, दूरी उसको तय करनी पड़ती है, तो बीच में भी फ्लक्स लीकेज हो जाता है, बीच में भी फ्लक्स लीकेज हो जाता है। जबकि यहां पर ऐसा नहीं होता, प्राइमरी और सेकेंडरी जो होती है वो एक ही लिंब पर बंधी हुई रहती है। समझ रहे मेरे बात? प्राइमरी से जो जनरेट होगा फ्लक्स वो डायरेक्टली किसके संपर्क में आ जाएगा, सेकेंडरी के संपर्क में आ जाएगा। जबकि कोर टाइप में क्या होता था, इधर बंधी हुई है, इधर से जनरेट होगा, कोर के द्वारा सेकेंडरी तक पहुंचेगा। समझ रहे मेरी बात? कोर के द्वारा किसके तक पहुंचेगा, सेकेंडरी तक पहुंचेगा। जबकि कोर इसमें क्या हो रहा है, एक के ऊपर बंधी हुई है, वहीं फ्लक्स सेकेंडरी के लिंक हो गया, तो ईएमएफ डेवलप ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, फ्लक्स लीकेज कम होंगे, ईएमएफ डेवलप क्या होगा, ज्यादा। एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा। लगभग कितनी, 95 टू 96% तक इसकी एफिशिएंसी होती है। 95 टू 96% इसकी एफिशिएंसी होती है, 96% इसकी एफिशिएंसी होती है। अगर हम लोग इसको बहुत कम वोल्टेज के लिए बनाते हैं, कम वोल्टेज के लिए बनाते हैं तो इसकी एफिशिएंसी 97% तक भी हो जाती है। एवरेज एफिशिएंसी मेजर करते हैं जो कितनी होती है, 96%। एवरेज एफिशिएंसी कितनी होती है इसकी, 96% इसकी एवरेज एफिशिएंसी होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? कहां पर यूज करते हैं इसको हमेशा ध्यान रखो, लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाएगा। किसके लिए, लो वोल्टेज के लिए हम लोग यूज करते हैं। लेकिन आउटपुट क्या होना चाहिए, एंड आउटपुट क्या होना चाहिए, हाई। आउटपुट हाई या उच्च आउटपुट के लिए सामान्य तौर पर इसका यूज किया जाता है, लो वोल्टेज एंड हाई आउटपुट। ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरीके के पूछे जाते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है हाई वोल्टेज और लो आउटपुट। सेल टाइप का प्रयोग किया जाता है लो वोल्टेज एंड हाई आउटपुट। ध्यान रखना, इसमें फ्लक्स के पाथ कितने होते हैं, फ्लक्स के मार्ग क्या होते हैं, 2 होते हैं, जिससे फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, जिससे फ्लक्स घनत्व क्या होगा, कम होगा। अतः फ्लक्स लीकेज भी क्या होगा, कम होगा। फ्लक्स लीकेज भी क्या होगा, फ्लक्स लीकेज को हम हिंदी में बोलते हैं क्षरण। क्या बोलते हैं, क्षरण कम होगा। और फ्लक्स क्षरण कम होगा तो दक्षता क्या होगी, उच्च होगी। इसकी दक्षता कोर टाइप की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। कोर टाइप की तुलना में अधिक होगी या नहीं होगी, अधिक होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? कहां पर कोर टाइप की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। इसका मध्य लिंब का आयतन मतलब वॉल्यूम, साइड लिंबों से 1.5 से 2 गुना अधिक होता है। इसी मध्य लिंब पर दोनों वाइंडिंगें बंधी रहती हैं, दोनों वाइंडिंग्स बंधी रहती हैं। कैनी बंधी रहती है। समझ रहे हैं बात? नहीं बन रही क्या? यही जिन दोनों वाइंडिंगों को
इंसुलेटेड रखा जाता है। क्या रखा जाता है? इंसुलेटेड। इंसुलेटेड नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएंगी बाइंडिंग। क्या हो जाएंगी? शॉर्ट हो जाएंगी। इसलिए इनको इंसुलेटेड रखा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पर फ्लक्स के कितने मार्ग हुए? 2 मार्ग हुए। समझ रहे हैं मेरे? तो यहाँ पर फ्लक्स लीकेज कम क्यों होगा? क्योंकि 2 मार्गों से घिरे होने के कारण जो फ्लक्स लीकेज होता है यहाँ पर, तो क्या होगा? उसको भी क्या कर लेता है? साइड वाले लिम्ब कंज्यूम कर लेते हैं और उसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं। उपयोगी फ्लक्स ज़्यादा होता है। आप ये कह सकते हैं इसमें उपयोगी फ्लक्स क्या होता है? इसमें यूजफुल फ्लक्स या उपयोगी फ्लक्स, उपयोगी फ्लक्स अधिक होता है क्या नहीं? और लीकेज फ्लक्स क्या होता है? कम। लीकेज फ्लक्स क्या होता है? कम होता है। लीकेज फ्लक्स से कम होता है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें किस प्रकार की हम लोग लैमिनेशन का यूज करेंगे? किस प्रकार की लैमिनेशन का उपयोग किया जाता है? अब देखो क्या क्या आकार बन रहे हैं। लैमिनेशन का जो आकार होता है, लैमिनेशन का जो आकार होता है वो कैसा होता है? हैं? का आकार नहीं। देखो पहली बात तो सी टाइप होता है, आई टाइप होता है, ई प्रकार का होता है, टी प्रकार का होता है, यू प्रकार का होता है, वर्गाकार प्रकार का होता है, एल टाइप होता है नहीं होता? ये सारी संरचनाएं इसके अंदर बन सकती है। एल बन रहा है, यू बन रहा है, सी बन रहा है, टी बन रहा है, एच भी बन रहा है। तो एच टाइप भी, ये टाइप्स होते हैं लेमिनेशन के। इसमें समझ रहे मेरे बात? जो जो संरचना बन सकती है वही उसका टाइप हो सकता है। जो संरचना आपको दिख रही होगी, अब जैसे मान कर के चलो, ये मैंने यहाँ पर देखी क्या? एल टाइप की संरचना। कैसी टाइप की संरचना देखी मुझे? एल टाइप की संरचना। समझ रहे मेरी बात? ये यहाँ पर इसको करता तो ये एच टाइप की संरचना मिल जाती, ये आई टाइप की संरचना भी मिल सकती थी। समझ रहे हैं? सी टाइप की वर्गाकार भी मिल सकता था, क्या नहीं मिल सकता था? तो यहाँ पर इस प्रकार की लेमिनेशन का सामान्य तौर पर प्रयोग करते हैं। एफिशिएंसी की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसकी दक्षता कितनी होती है? 95 to 96% एफिशिएंसी होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? यू टाइप, यू टाइप, या ये पूरा यू टाइप हो गया। एक यू टाइप के अंदर टी टाइप फंसा दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो टी टाइप भी हो गया उसके अंदर, यू टाइप भी। जो जो संरचना इसके अंदर बन सकती हैं वही इसकी क्या होती है? लेमिनेशन का आकार होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ये बहुत माइनर से क्वेश्चन है जिसको आप लोग इसकी संरचना को देखकर भी आसानी से इजीली बना सकते हैं। 5 यहाँ पर 5 फर्स्ट, 5 सेकेंड। तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ? टोटल फ्लक्स की अगर बात करूंगा मैं, तो टोटल फ्लक्स यहाँ पर 5 मैक्सिमम की जो वैल्यूएशन होती है वो होती है 5(1) प्लस 5(2) प्लस लीकेज फ्लक्स, क्या नहीं? यही होगा 5(1), 5(2) और लीकेज फ्लक्स। मतलब कि ये तो यूजफुल फ्लक्स है और लीकेज फ्लक्स। टोटल फ्लक्स की वैल्यूएशन इसके अंदर होनी है, क्या नहीं? कोई दिक्कत? चल लिखो, को सेल टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर देखो, इन ट्रांसफार्मरों में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग्स एक ही लिंब पर बंधी रहती हैं, और यह लिंब सामान्य तौर पर
साइड वाले लिम्बों से साइड वाले लिम्बों से 1.5 से 2 गुना वॉल्यूम का होता है। इस लिम्ब को सिलिकॉन स्टील या CRGO का बनाया जाता है। CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, CRGO का बनाया जाता है। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। एक और होता है HRGO, होता है क्या? HRGO हम लोग जो सामान्य तौर पर बेसिकली कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, GRAIN ग्रेन ओरिएंटेड स्टील CRGO का बना होता है। एक होता है हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। समझ रहे, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, बाकी का तो कोल्ड रोल्ड का ही प्रयोग करते हैं। CRGO वही होता है, सिलिकॉन स्टील ही होती है, लेकिन सिलिकॉन की मात्रा 4% तक कर देते हैं। समझ रहे मेरी बात? इसमें लिम्ब संख्या 3 होती है। हाँ, देखो बीच वाला लिम्ब का आकार कितना होता है? वॉल्यूम 1.5 से 2 गुना होता है, जिस पर दोनों वाइंडिंगों को इंसुलेटेड करके बांधा जाता है। इंसुलेटेड करके बांधा जाता है। बांधा जाता है। इसमें सामान्य तौर पर फ्लक्स दो मार्गों में डिवाइड हो जाएगा। दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, जिससे फ्लक्स डेंसिटी मिनिमम हो जाती है, कम से कम हो जाती है। जिससे फ्लक्स क्षरण कम होगा और दक्षता उच्च होगी। दक्षता उच्च होगी, लगभग 96%। 96%। इसका उपयोग लो वोल्टेज और हाई आउटपुट के लिए
किया जाता है। जो कि पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, जो कि पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं। हाई आउटपुट तो पावर ट्रांसफार्मर में ही मिलेगा। बाकी का लेमिनेशन का आकार, ये सारी चीजें लिख सकते हो, फटाफट उतार लो। हो गया। चलो अब बात करते हैं एक और आप लोगों को, क्या जिसे कहते हैं बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। बेरी का मतलब होता है अनेक, उसमें क्या होते हैं, लिम्ब्स होते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि लिम्बों की संख्या कितनी होगी, वो डिपेंड करेगा कि हम लोगों ने किस पर्पज से उसको बनाया गया है। ज़्यादातर बेरी टाइप ट्रांसफार्मर की अगर बात करेंगे तो वो प्रयोगशालाओं में यूज किए जाते हैं। कहाँ पर? प्रयोगशालाओं में। ध्यान रखना, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, क्या नहीं?
उसके अंदर बहुत सारे लिम्ब होते हैं तो आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो सामान्य तौर पर हम ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर आज तक देखा है आप लोगों ने, है? बेरी टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसमें क्या होता है, हमारा लिम्ब का आकार क्या होता है, ज्यादा होता है। इस तरह से बीच में एक लिम्ब होता है, कौन से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो आजकल हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, हमारे घरेलू लोड के लिए वो बेसिकली यूज करते हैं। घरेलू लोड के लिए जो यूज किए जाते हैं सामान्य तौर पर वो ट्रांसफार्मर हमारे होते हैं डेल्टा टू स्टार कनेक्टेड। कौन से होते हैं, डेल्टा टू स्टार कनेक्टेड, क्योंकि स्टार में हम लोगों को क्या मिलती है, न्यूट्रल वायर। क्या मिलता है, न्यूट्रल वायर। तो आप लोगों को घरों पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो डेल्टा टू स्टार कनेक्टेड रहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, कौन से होते हैं, डेल्टा टू स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर, क्योंकि पीछे से आती है 11 kV की लाइन आती है, 3 वायर आते हैं। बाकी का अगर बात करते हैं हमारे, तो सिंगल फेज जब आएगी तब तो एक ही आएगी, तो इंटरकनेक्टेड ट्रांसफार्मर यूज कर लेंगे उसमें तो हम लोग। लेकिन 3 फेज अगर वैसे आती है तो हमारे कौन से होते हैं, पीछे से 3 आती है, तो अर्थात न्यूट्रल वायर तो आता नहीं है। तो न्यूट्रल वायर नहीं है तो कौन सी, डेल्टा। और हमारे घरों पर जब आती है तो 3 वायर के साथ न्यूट्रल वायर भी आता है, तो कौन सी है वहाँ पर, स्टार। तो डेल्टा टू स्टार कनेक्शन सामान्य तौर पर किया जाता है। समझ रहे हो, न्यूट्रल वायर निकालना है तो स्टार कनेक्शन किया जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट से ही तो निकलेगा न्यूट्रल वायर। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस प्रकार से हमारे बने रहते हैं ये। जैसे मान के चलो एक लिम्ब मैंने इधर बना दिया है, एक लिम्ब हम लोगों ने इधर बना दिया, एक लिम्ब की इधर बना दिया, एक लिम्ब आप लोगों का इधर बन गया। तो ये हमारे कौन से ट्रांसफार्मर होंगे भाई, हैं? वेरी मतलब अनेक। यहाँ पर जो बीच का लिम्ब होता है, समझ रहे हो मेरी बात, उसके ऊपर क्या बंदी रहती है हमारी, वाइंडिंग्स स्थापित करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, किसके, बीच वाली वाइंडिंग पर। और फ्लक्स के मार्ग कई हो जाते हैं इसमें, और भी लिम्ब्स बढ़ा सकते हैं, और भी लिम्ब बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग देंगे तो फ्लक्स के मार्गों की संख्या क्या होगी, 1 2 3 4। तो फ्लक्स क्षरण भी यहाँ पर क्या होगा, कम से कम होगा। फ्लक्स लीकेज भी क्या होगा, कम से कम होगा। एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा, लगभग 97% 98% तक इसकी एफिशिएंसी आ सकती है। ध्यान रखना, ये भी हमारे कितने कैसे होते हैं, एक लिम्ब पर ही बांधा जाता है क्या, बाइंडिंग्स को, चाहे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बाइंडिंग को एक ही लिम्ब पर बांधा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो आप कह सकते हैं इसमें फ्लक्स के मार्गों की संख्या क्या होती है, 2 से अधिक। हाँ, फ्लक्स के मार्गों की संख्या 2 से अधिक होती है। संख्या 2 से अधिक होती है, कम से कम 3 अधिक होती है। तो बात ही खत्म होगी ना, जब 2 से अधिक बोला है तो 2 से अधिक तो 3 ही आता है, 2 तो होगा नहीं, क्या 2 से अधिक 2 ही होता है? तो 2 से अधिक होती है, जिससे फ्लक्स घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व कम हो जाता है। मध्य लिम्ब जिस पर वाइंडिंग बंधी रहती है, जिस पर वाइंडिंग बंधी रहती है, उसका आयतन अधिक होता है।
अधिक होता है। यहाँ फ्लक्स क्षरण कम होगा, अतः दक्षता उच्च लगभग 97% तक होगी। कितनी? 97% तक होगी। इनका यूज प्रयोगशालाओं में किया जाता है, प्रयोगशालाओं में किया जाता है, क्योंकि ये आकार में बड़े होते हैं। आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? इसे कहते हैं वेरी। वेरी का मतलब होता है अनेक, हैं? अनेक हमारे फ्लक्स के मार्ग होंगे इसके अंदर। अनेक फ्लक्स के मार्ग होने की वजह से तो हाँ बिल्कुल, अनेक फ्लक्स के मार्ग लीकेज फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा। ध्यान रखना, ज़्यादातर ये जो होते हैं ना, ये जितने भी लिम्ब, आउटर लिम्ब होते हैं, ये तो सिलिकॉन स्टील के ही बनाए जाते हैं। किसके? और यहाँ पर जो बनती है ये संरचना, ये ऐसी बनती है। जिस पर हम लोग क्या मानते हैं? वाइंडिंग्स मानते हैं। ये वाइंडिंग्स बंधी हुई हैं। तो रोटर की तरह नहीं, ये जैसे अंदर की ये जो दिख रही है आपको, ये तो लिम्ब है, इसके ऊपर एक वाइंडिंग ये बंधी हुई है, उसको इंसुलेटेड करके सेकंड दूसरी वाइंडिंग बांधी हुई है। ये तो हमारा क्या हो गया? लिम्ब। ये तो क्या हो गया? लिम्ब। और उसके ऊपर दूसरी वाइंडिंग, देन उसके ऊपर दूसरी वाइंडिंग, ये बनी रहती है CRGO। वह होती तो उसी की है, कॉल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, सिलिकॉन स्टील। किसकी बनी रहती है? CRGO की बनाते हैं हम लोग सामान्य तौर पर। तो आप तो यही कहोगे सिलिकॉन स्टील की बनी रहती है। समझ रहे हैं? कई स्थानों पर HRGO की भी बनाई जाती है, जिसे कहते हैं हॉट रॉड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये हमारा क्या होता है? कोर टाइप बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। कोई दिक्कत तीनों ट्रांसफार्मरों में? क्लियर? प्रयोग करने के लिए कि एफिशिएंसी, अगर एक फ्लक्स का मार्ग और बढ़ा दूंगा तो एफिशिएंसी पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसी के ही प्रयोग करने के लिए हम लोग देखते हैं। समझ रहे बात? बेसिकली प्रयोगशाला में ऐसा नहीं कि कोई हम लोग अन्य प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्यों करेंगे? जब हमारा काम उनसे हो रहा है, इतना भारी ट्रांसफार्मर हम क्यों लगाएंगे? समझ रहे बात? सिर्फ हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही इनका प्रयोग करते हैं। समझ रहे? चलो ठीक है, धन्यवाद। ये हमारा क्या हुआ? CRGO। देखो इसमें, देखोगे फटाफट, इसमें फ्लक्स के मार्गों की संख्या 2 से अधिक होती है। फ्लक्स के मार्गों की संख्या 2 से अधिक होती है। इन सभी मार्गों के मध्य में एक लिम्ब होती है जिसका वॉल्यूम अधिक होता है, जिस पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग बांधी हुई होती हैं। जिस पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग बंधी हुई रहती हैं। बंधी हुई रहती हैं।
इस इन बाइंडिंगों से उत्पन्न होने वाला फ्लक्स लिम्बों की संख्या के आधार पर डिवाइड हो जाता है। इन बाइंडिंगों से उत्पन्न होने वाला फ्लक्स, इन बाइंडिंगों से उत्पन्न होने वाला फ्लक्स लिम्बों की संख्या के आधार पर डिवाइड हो जाता है। संख्या के आधार पर डिवाइड हो जाता है। अतः इसमें फ्लक्स घनत्व मिनिमम हो जाएगा। फ्लक्स घनत्व क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम हो जाएगा, जिससे फ्लक्स लीकेज भी कम होगा। फ्लक्स लीकेज भी कम होगा और ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च हो जाएगी। दक्षता अधिक हो जाएगी, लगभग 97%। 97%। इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग सामान्य तौर पर प्रयोगशालाओं में एक्सपेरिमेंट करने के लिए किया जाता है। प्रयोगशालाओं में एक्सपेरिमेंट करने के लिए किया जाता है। बना लो फटाफट।